एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम कपलिंग को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एटम्स की नेचर के हिसाब से, जो हमारे पास स्पिन एक्टिव एटम्स हैं उनकी नेचर के हिसाब से इसकी कौन कौन सी टाइप्स है, जिसके अंदर होमोन्यूक्लियर कपलिंग और हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग के बारे में हम देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट कपलिंग्स, जिसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स, यानी हमारे पास दो स्पिन एक्टिव एटम्स जो कि आपस में कपल कर रहे हैं, उनके दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास 1 बॉन्ड कपलिंग, 2 बॉन्ड कपलिंग, 3 बॉन्ड कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग्स होती हैं, उनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कपलिंग हमारे पास एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में बताऊंगी। वैसे ये चीज़ जो है हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की हुई है, जब मैंने आपको स्पिन स्पिन कपलिंग वाला जो टॉपिक था वो पढ़ाया था, तो उसे एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स, और उसके साथ साथ हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे कि वो किस तरह असरअंदाज करते हैं। जैसे हमारे पास J2 कपलिंग है, उसके ऊपर जो है वो एंगल का क्या इफेक्ट होता है, एंड इसी तरह J3 कपलिंग को के जो अमाउंट है कि कितनी ज़्यादा कपलिंग होगी या कितनी कम कपलिंग होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर डाईहेड्रल एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड अदर फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे, रिंग साइज़ वगैरह। तो सारी चीज़ें इन डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको N+1 रूल जिस टॉपिक के अंदर पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का जो है वो सारा कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आप उसको रिवाइज करें तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, तो आपने इसके यहाँ पे है, इसके कार्बन के पास है एक H, ठीक है, और इसके साथ वाले कार्बन पे है 2H, ठीक है, यहाँ पे है 2H, और यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास दो CH3 ग्रुप अटैच है, एक ये CH3 ग्रुप अटैच है और एक आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसके अगर आपने ये देखने हो कि कितने ये नंबर ऑफ सिग्नल्स देगा, तो वो डिपेंड करता था कि उसके जो नेबर वाले जो कार्बन है उसके ऊपर कितने प्रोटॉन्स लगे हुए हैं। तो जितने प्रोटॉन्स होते थे वो हमारे पास कहलाते थे n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके अंदर आप 1+ कर देते थे, उतने नंबर ऑफ पीक्स आ जाती थी। अब ये जो पीक्स आने का फिनोमिना है, अगर आपको याद हो तो मैंने वो डिस्कस किया था डिपेंडिंग अपॉन कपलिंग, के हमारे पास किस तरह स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, किस तरह कपल करता है प्रोटॉन साथ वाले नेबरिंग प्रोटॉन से, और कैसे वो सिग्नल जो है वो ज़्यादा जनरेट करता है। तो बेसिकली वही जो कंसेप्ट है, लेकिन आज हम इसे बेसिक से लेकर एडवांस सारा डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास ये दो कार्बन्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपके पास दो कार्बन्स है, एक के साथ HA अटैच और दूसरे के साथ HB अटैच, और आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि HA के कितने सिग्नल्स आएंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका HA है और ये आपका HB है, और इसी तरह ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूँ है, ठीक है, ये आप मैं इस साइड पे बना लेती हूँ। एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, यहाँ पे भी ये बना लेते हैं। अब होता क्या है कि ये आपका HA प्रोटोन है जिसका आपने सिग्नल जो है स्टडी करना है, और ये HB उसका नेबरहुड वाला है, ठीक है, यानी आपने उसके साथ वाला ऑब्वियसली उसका नेबरहुड वाला होगा। अब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो प्रोटोन था उसका स्पिन जो है वो किस तरह असरअंदाज करेगा इसको, यानी हमारे पास एक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस तरह इफेक्ट करती है, ठीक है, यानी स्पिन ऑफ वन प्रोटॉन हाउ इफेक्ट्स द स्पिन ऑफ अनदर प्रोटॉन। ये एक्चुअली चीज़ जो है वो हमारे पास जो वो कपलिंग के अंदर आती है। अब यहाँ पे कपलिंग का क्या सीन है, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्यों होती है कि अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें कि आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या हो, उसी डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके HB की जो नेबरिंग प्रोटोन की है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, प्रिसीजन शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एक्सटर्नल के साथ उसकी डायरेक्शन होगी, जो एक्सटर्नल की है वही आपके HB की है, एज ए रिजल्ट वो क्या करेगा, डी शील्डिंग करेगा, क्या करेगा, डी शील्डिंग करेगा। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, यानी आपका मैंने इसकी एग्जांपल कैसे आपको समझाई थी कि आपके पास एक A है, ठीक है, A आपका कोई भी प्रोटोन है लेट्स सपोज, और दूसरी तरफ आपका B है, और C आपकी कोई एक्सटर्नल, यानी ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये दो क्या है, फ्रेंड्स हैं, और ये C जो है वो बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाने है। अगर यूँ हो कि हमारे पास ये A आराम से बैठा हुआ है और B की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन हो जो C के, यानी C ने अटैक करना है, अब B जो है वो डिफेंड करने की बजाय C के साथ मिल जाए, तो इट मीन्स कि वो A पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। अब A पे इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर B C का साथ देगा, यानी हमारे पास B की और C की डायरेक्शन सेम होगी तो A पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एज ए रिजल्ट वो उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स कि वो इसको डी शील्ड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर बाहर से एक्सटर्नल की डायरेक्शन और आपके जो
नेबरिंग की वाले प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम होगी तो एज रिजल्ट इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। यानी हमारे पास लेट्स सपोज ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट था, एच बी का भी इसके अंदर ऐड हो गया, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो जो हमारे पास अमाउंट है वो और ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्स टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर डी शील्डिंग हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो एच बी है वो एक्सटर्नल से जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेट्स सपोज कि आपका जो एक्सटर्नल है उसकी इतनी इंटेंसिटी है, ठीक है, ये उसकी इंटेंसिटी है, और आपके जो एच बी है उसकी ये है, तो एज ए रिजल्ट कट ऑफ होकर हमारे पास जो है वो ओवरऑल उसकी जो इंटेंसिटी है जो एक्सटर्नल की एज ए पे वो कम हो जाएगी। यानी हमारे पास इस केस में बी ने क्या किया, अगेंस्ट किया सी के काम। एज ए रिजल्ट उसने क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया ए को, थोड़ा बहुत क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, यानी शील्ड कर दिया। अब इस शील्डिंग की वजह से हमारे पास क्या आएगा, सिग्नल कहाँ पे आएगा, अप फील्ड की तरफ। आपको पता है कि शील्डिंग की वजह से अप फील्ड की तरफ आता है सिग्नल, क्योंकि मैं बेसिक में आपको सारा बता चुकी हूँ। और अगर हमारे पास डी शील्डिंग हो तो हमारे पास जो है वो डाउन फील्ड जो है वो आपका सिग्नल आता है। एज ए रिजल्ट हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे सिग्नल आएगा, तो दो टाइप की कपलिंग की पॉसिबिलिटी की वजह से हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास दो तरह की नेचर के आपस में वो एक दूसरे को इफेक्ट करने की वजह से दो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक की जगह वो दो में स्प्लिट कर जाते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि ये जो कपलिंग है, यही जो हमारे पास जैसे यहाँ पे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हुई, ये जो हमारे पास कपलिंग है वो कैसे पॉसिबल हो सकती है, दो तरह से पॉसिबिलिटी है। अगर हम नेचर ऑफ एटम्स के हिसाब से बताएं, या तो ये सेम टाइप के न्यूक्लियाई के दरमियान हो सकती है जो कि स्पिन एक्टिव हो। अब स्पिन एक्टिव कौन से एटम्स होते हैं वो आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कोई भी एटम स्पिन एक्टिव होगा या नहीं होगा। जिसके अंदर प्रोटॉन आपने देखा था स्पिन एक्टिव है, कार्बन 13 स्पिन एक्टिव है। अब दोनों प्रोटॉन जो है वो क्या है, सेम टाइप के न्यूक्लियाई है, इनके दरमियान कपलिंग होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास ये कहलाएगी होमोन्यूक्लियर कपलिंग, यानी एक जैसे न्यूक्लियाई के दरमियान कपलिंग, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास कपलिंग की वजह से क्या हुआ था, दो सिग्नल प्रोड्यूस हुए थे, तो ये वाली जो कपलिंग है वो क्या है, होमोन्यूक्लियर कपलिंग। लेकिन कुछ दूसरी कपलिंग्स होती हैं जो कि सेम टाइप के न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। जैसे कार्बन 13 ये भी स्पिन एक्टिव है, एच भी स्पिन एक्टिव है, तो इन दोनों के दरमियान कपलिंग का फिनोमिना होना, इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोन्यूक्लियर कपलिंग। तो होमोन्यूक्लियर कपलिंग के अंदर सेम न्यूक्लियाई, हेट्रोन्यूक्लियर कपलिंग के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक के जो स्पिन की स्टेट है वो दूसरे की स्पिन स्टेट वो मतलब किस तरह उसको इफेक्ट करेगी, एक इसको शील्ड कर रहा है या डी शील्ड कर रहा है, इस तरह एक जो है हमारे पास सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कपलिंग है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर सेपरेटिंग टू स्पिन एक्टिव एटम्स। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ से ही बताऊँ, ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये तीन बॉन्ड, यानी तीन बॉन्ड जो है वो सेपरेट कर रहे हैं दो प्रोटॉन्स को, जो कि क्या है, स्पिन एक्टिव है। इट मीन्स J3 कपलिंग, यानी 3 बॉन्ड कपलिंग है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक है एटम स्पिन एक्टिव और ये भी है, और बॉन्ड कितने हैं, 1, तो ये हमारे पास है J1 कपलिंग, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से दो स्पिन एक्टिव जो कि आपस में न्यूक्लियाई कपल कर रहे हैं वो सेपरेट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास कपलिंग की। उसकी बेस पे जो टाइप्स होते हैं उसमें J1 कपलिंग, J2 कपलिंग, J3 कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग आ जाती है। जो J4 से हाई पे होती हैं वो हमारे पास कहलाती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वन बॉन्ड कपलिंग के बारे में। अब वन बॉन्ड कपलिंग जो है हमारे पास, इसको हमने पहले भी देख लिया था, ये हमारे पास आती है हेट्रोन्यूक्लियर कपलिंग के अंदर, ठीक है। हम अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली ये अकर कहते होती है, हमारे पास इसका सारा पीछे का फिनोमिना क्या है। अब होता हमारे पास क्या है कि जैसे कि मैंने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड लिंक कर रहा है दो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को, जैसे ये कार्बन 13 और हाइड्रोजन, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास वन बॉन्ड कपलिंग हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारे पास एक रूल है कि हमारे पास दो देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो या तो उसकी जो एनर्जी है वो लो होगी या फिर हाई होगी, यानी हमारे पास जो है वो उसकी दो एनर्जी के लेवल्स होते हैं, यानी जैसे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात हम कर रहे होते हैं। अगर आपका जो न्यूक्लियाई का स्पिन है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है,
वो क्योंकि होता है चार्ज्ड, एज ए रिजल्ट हमारे पास उसका क्या होता है, वो स्पिन करता है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि दो कार्बन, जैसे लेट्स सपोज ये एक कार्बन है और एक ये कार्बन है, ठीक है। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास कार्बन लेट्स सपोज 13 है और ये हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये भी स्पिन एक्टिव है और ये भी स्पिन एक्टिव है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स की भी अब कोई ना कोई डायरेक्शन होती है क्योंकि वो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, वो चार्ज रखते हैं। इसी तरह एच की भी होती है। तो दोनों का मैग्नेट लाइक हमारे पास जो स्पिन की डायरेक्शन है, ठीक है, हमारे पास क्या स्पिन की डायरेक्शन है, वो एक दूसरे से अगर ऑपोजिट हो यानी वो पेयर्ड फॉर्म में हो, यानी न्यूक्लियस का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर हमारे पास क्या हो, एक दूसरे से ऑपोजिट हो, तो पेयर अप हो जाए, तो वो लोअर एनर्जी होती है। आपको पता है कि हमारे पास जिस तरह आप बात कर रहे होते हैं, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखा, तो हमारे पास जब ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह जो है वो रहना पसंद करते हैं, तो वो पेयर अप हमारे पास होते हैं और उनके स्पिन हमेशा ऑपोजिट नेचर पे होते हैं, यानी हमारे पास वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है उसकी, ठीक है। तो वो ऑपोजिट स्पिन में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही स्पिन में नहीं रहते, ठीक है, एक का स्पिन अबव और एक का बिलो, ये हमारे पास होती है इसकी लो एनर्जी स्टेट। दूसरी स्टेट कौन सी होती है, जो कि हाई एनर्जी स्टेट होती है, जिसमें आपके न्यूक्लियस का स्पिन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन सेम होती है। इट मीन्स कि हमारे पास ये एक ना डिराक मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके वो क्या कहता है डिराक मॉडल, कि आपके न्यूक्लियस का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ऑपोजिट नेचर के होंगे, यानी हमारे पास दोनों का स्पिन जो है पेयर फॉर्म में होगा, इट हैज़ लेस एनर्जी। और आपके न्यूक्लियस का स्पिन और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो वो हमारे पास हाई एनर्जी लेवल पे होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्पिन यानी हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वो सेम में हो जाएगी, तो वो हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है हाई पे चलेगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो दो तरह की स्टेट्स पॉसिबल है, एक ये वाली और एक ये वाली। हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ड्राक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूक्लियर का स्पिन अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एज ए रिजल्ट हमारे पास वो लोअर एनर्जी पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर आप ये इसकी कंडीशंस देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों कार्बन 13 और आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों के केस में क्या है, उनके न्यूक्लियस के स्पिन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे से अपोज किए हुए हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा ही है। उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ अगर नोट की हो, तो आपका जो हाइड्रोजन का स्पिन है वो कार्बन के न्यूक्लियस के स्पिन के भी ऑपोजिट है। यानी अगर आप ये देखें एक्सटर्नल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और हाइड्रोजन ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है कार्बन को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फेवरेबल ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया, आप देते जा रहे हो देते जा रहे हो, हमारे पास जो है वो उसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दी, तो हमारे पास ये जो आपका कार्बन 13 है ये क्या कर देगा, ट्रांजिशन शो कर देगा, एज ए रिजल्ट वो चला जाएगा अगेंस्ट दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जाएगा तो हमारे पास जो है वो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह दूसरी स्टेट ये हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था एक एक्स टाइप मॉलिक्यूल बनने के चांसेस है, एक वाई टाइप। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी जो ग्राउंड स्टेट है जो कि लेस फेवर्ड है, उसमें हमारे पास क्या सीन है कि आपके ये वाले जैसे आप ये देख रहे हैं कार्बन 13, इसके अंदर ये जो दोनों आप स्पिन देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक ही साइड पे है। उसके साथ साथ आपके हाइड्रोजन और कार्बन के न्यूक्लियर स्पिन की डायरेक्शन भी सेम है, यानी हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया उसी की डायरेक्शन में आपका हाइड्रोजन में यानी डी शील्ड कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो लेस फेवर्ड ग्राउंड स्टेट है। इसी तरह हमारे पास जो कार्बन 13 है वो जल्दी से चला जाएगा किसके अंदर, ट्रांजिशन शो कर देगा, क्योंकि इधर से बी ने भी इफेक्ट दिखाया, हाइड्रोजन की भी डायरेक्शन वही है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है वो थोड़ी लोअर होगी, ठीक है। और हमारे पास वो इजीली यानी हमारे पास दोनों का जो गैप है वो थोड़ा कम होगा और इजीली जो है वो ट्रांजिशन जब वो शो कर देगा। तो दो तरह की ये पॉसिबिलिटी होगी। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हम कार्बन हाइड्रोजन का जो कार्बन 13 और हाइड्रोजन का जो कपल्ड है हमारा स्पेक्ट्रा अगर देखें, तो हमारे पास जो कार्बन है वो क्या करती है, उस कार्बन के नेबर में
एक हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, यानी एक स्पिन एक्टिव एटम है। एज ए रिजल्ट वो डबलेट शो करती है, ठीक है, हमारे पास क्या शो करती है, डबलेट शो करती है। और ये डबलेट शो करने की रीज़न आपको पता चल गई कि हमारे पास जो है एक दफ़ा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, एक दफ़ा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आपका न्यूक्लियस जा सकता है हाइड्रोजन का। एज ए रिजल्ट एक दफ़ा शील्ड करेगा, एक दफ़ा डी शील्ड करेगा, और हमारे पास जो है वो स्प्लिट कर जाएगा सिग्नल एक में रहने के की बजाय। तो हमारे पास 1J कपलिंग की वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक सिग्नल आने की बजाय दो सिग्नल जो है वो हमारे पास हमारे पास एक सिग्नल दो में स्प्लिट कर जाता है। अब अगर हम देखें कौन कौन से अदर एटम्स हमारे पास जो है वो J1 कपलिंग जो बॉन्ड्स है वो शो करते हैं, कार्बन 13 और H का तो हमने देख लिया, और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, 110 से 270, ठीक है, हर्ट्स, लाइक अच्छी खासी वैल्यू होती है। उसके अलावा हमारे पास कार्बन 13 फ्लोरीन 19 शो करता है, कार्बन 13 फॉस्फोरस 31, कार्बन 13 ड्यूटेरियम, फॉस्फोरस 31 और हाइड्रोजन, ये सारे जो है वो क्या शो करते हैं आपके पास, वन बॉन्ड कपलिंग यानी J1 जो है वो शो करते हैं। और ये इसकी कपलिंग कॉन्स्टेंट्स है। अब कपलिंग कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, हाउ मच सिग्नल स्प्लिट, यानी हमारे पास जो है वो स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास ये सिग्नल के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, यानी हमारे पास ये कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है कि कितना ज़्यादा स्प्लिट किया, क्या वो इतना ज़्यादा स्प्लिट किया है या वो थोड़ा सा स्प्लिट किया। और ये चीज़ डिपेंड करती है किसके ऊपर, कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, ये चीज़ डिपेंड करती है कितना ज़्यादा एक का स्पिन, लाइक हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास जो है वो कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है वो उसको शील्ड कर रही है या डी शील्ड कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, यानी हमारे पास कितनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जे की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा कपलिंग की वैल्यू होगी। मतलब कपलिंग अगर ज़्यादा है तो जे की वैल्यू ज़्यादा होगी, कपलिंग अगर कम हो रही है वो बहुत दूर दूर है तो जे की वैल्यू छोटी होती जाएगी। इसीलिए हमारे पास वन बॉन्ड कपलिंग के अंदर हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आती है जे की, फिर 2 में थोड़ी सी कम, इसी तरह हमारे पास लॉन्ग रेंज में जाकर बहुत ही कम हो जाती है। यानी जितने एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे कपलिंग के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टू बॉन्ड कपलिंग। टू बॉन्ड कपलिंग मीन्स कि दो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो सेपरेट हो रहे हैं दो बॉन्ड्स के थ्रू, लाइक दिस वन। ये हमारे पास एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, और ये हमारे पास दोनों स्पिन एक्टिव है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी, यहाँ पे कार्बन 12 है, इसका कोई भी रोल नहीं है, एक्चुअल रोल है इन दोनों स्पिन एक्टिव का। यानी एक कार्बन के साथ दो प्रोटॉन अटैच है, उनके दरमियान जो कपलिंग हो रही है वो कहलाती है टू बॉन्ड कपलिंग, और इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो दोनों प्रोटॉन्स हैं वो सिंगल हमारे पास सेम कार्बन के साथ अटैच है, और वो दोनों क्या है हमारे पास मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट है, एज ए रिजल्ट वो कपलिंग शो करते हैं। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, हमारे पास कपलिंग का फिनोमिना तब होता है जब दो एटम्स जो स्पिन एक्टिव हो उसके अलावा वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट ना हो। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास अगर आप ये देखें प्रोपेन देखें तो इसके पास एक ये हाइड्रोजन है, दरमियान वाले कार्बन के पास एक ये है, तो ये जो है वो दोनों मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। इसके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके अलावा हमारे पास फ्री रोटेशन है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ये आपका ये वाला बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये वाला बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो ये हमारे पास केमिकली एंड मैग्नेटिकली बोथ आर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स। तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स है, तो इन केस में ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कपलिंग हरगिज नहीं शो करेंगे। लेकिन हमारे पास ये आप को मैंने लेक्चर पहले भी बताया था, अगर आप पिछला लेक्चर खोल के देखें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कब हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते कोई भी दो एटम्स। तो अगर जैसे हमारे पास ये कार्बन ये और ये हाइड्रोजन अटैच है और ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे अगर लेट्स वो भी डिपेंडिंग अपॉन दिस कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई ए ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई बी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों जो एच है ये क्या करेंगे, कपलिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो कपलिंग का फिनोमिना तब होता है जब दो प्रोटॉन्स अगर सेम कार्बन के साथ अटैच भी हैं तो वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव हो, और हमारे पास जो है वो मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट हो, और हमारे पास जो है वो स्पिन एक्टिव हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे जो है वो स्पिन स्प्लिटिंग होती है। अगर आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे एक शो किया हुआ है कार्बन। अब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के दरमियान जब वो कपलिंग हो रही है तो सेम इसी तरह होगा, एक ही डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से साथ होगी और एक दफ़ा उसकी अगेंस्ट होगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास स्प्लिट कर जाएगा सिग्नल। अब यहाँ पे इसकी भी दो तरह की स्टेट्स बन सकती हैं। अगर हमारे पास यूँ हो
जैसे कि ये है, इसमें आपका जो, अगर आप इस बॉन्ड को कंसीडर, यहाँ इसको देखते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली ये चीज़ है ये, और आप इसको देखो, हमारे पास दोनों हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो स्पिन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, न्यूक्लियस की स्पिन की डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगेंस्ट है न्यूक्लियस के स्पिन के। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये स्टेबल है उसकी ग्राउंड स्टेट, और ये हमारे पास अनस्टेबल ग्राउंड स्टेट है, जिसके अंदर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो ये दोनों की न्यूक्लियस की जो स्पिन की डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह इसकी भी दो ग्राउंड स्टेट बनेगी, और हमारे पास क्या होगा कि जैसे आप एक्सटर्नल न्यूक्लियस जो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो हाइड्रोजन जो है वो सेम इसी तरह जैसे इसने शो किया था, ट्रांजिशन शो की थी, तो इनमें से एक हाइड्रोजन जिसको आप स्टडी कर रहे होते हो, लेट्स सपोज आप इसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तो ये जो है वो अपनी ट्रांजिशन शो करेगा और हमें सिग्नल शो होगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर इसके नेबर में 1 प्रोटॉन है तो हमारे पास ये वो डबलेट शो करेगा, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू देखें इसके कपलिंग कांस्टेंट की, तो यहाँ पे अगर रिंग के साथ अटैच है और हमारे पास ये -9 से -15, ये मोस्टली ना माइनस के अंदर होता है मोस्टली। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ये जो है वो 50 हर्ट्स हो गया, ये हमारे पास 0 to 2 हर्ट्स हो गया, ये -2 हर्ट्स हो गया। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए हमारे पास J2 कपलिंग की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये हमारे पास जो J2 कपलिंग है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है इस एंगल के ऊपर, यानी हमारे पास दोनों हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ कपलिंग कर रहे हैं वो एक दूसरे के कितने करीब हैं, यानी उसके दरमियान एंगल कितना है, ये हमारे पास एंगल के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करते हैं, अल्फा एंगल जिसे कहा जाता है। अब जेमिनल कपलिंग की अमाउंट डिपेंड करती है एंगल के ऊपर, अल्फा के ऊपर। जितना एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा उतनी हमारे पास कपलिंग की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी हमने अगर इस हाइड्रोजन को इधर ले आए, लाइक हमारे पास एक एज जो है वो इधर आ गया और दूसरा एज जो है वो इधर आ गया, लाइक हमारे पास स्पेस ज़्यादा होगी है, एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्फा एंगल जब ज़्यादा होगा तो कपलिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास एंगल इंक्रीज करने से कपलिंग की वैल्यू कम होती है, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास। आपने ये अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर आपको शो हो रहा है कि 100 पे अगर हो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है हमारे पास, ये क्या हो क्या ये वाला हमारे पास जो है वो 100 के ऊपर जाके हमारे पास सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे आ रहा है उसका H कपलिंग की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, और 120 पे हमारे पास लीस्ट आ रही है। अभी अगर यहाँ पे आप एंगल्स डिफरेंट देखें तो यहाँ पे 109 है, 109 के केस में 12 to 18 हर्ट्स है। जैसे आपने सिर्फ 9 डिग्रीज का चेंज लाया तो आपके पास 5 हर्ट्स हो गया, आधे से भी कम हो गया। इसी तरह 120 पे थोड़ा सा और इंक्रीज करने पे सिर्फ 118 से 2 पॉइंट्स इंक्रीज किया तो वो 0 से 3 पे चला गया। तो डिफरेंट एंगल्स जो है वो उन पे ऊपर उसकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 107 अगर हो तो 17.5, 108 पे 15.5। तो डिफरेंट हमारे पास एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और आपने याद रखना है कि 100 से अगर आप ऑनवर्ड देखो 100 से 120 तक, तो 120 पे लीस्ट अमाउंट आ रही होती है, 100 पे मैक्सिमम आ रहा होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन और रिंग साइज के साथ भी ये हमारे पास J2 कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो वेरी करी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है, sp2 है। और लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो एक एक्स एटम हमारे पास अटैच है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो उसकी वजह से इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू -2 चलेगी, पहले ये +2 थी। इसी तरह रिंग साइज के इंक्रीज करने की वजह से -4 से -9, देन -11, -13, यानी और कम होती जा रही है, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल जो है वो आपका है CH2 जो कि हमारे पास जो है वो दे रहा है -9 से -15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो रिंग साइज है वो इंक्रीज करने से कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होने चाहिए आपके कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन। लाइक यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इनइक्विवेलेंट नहीं है, इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, केमिकली ये इक्विवेलेंट है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे कपलिंग का फिनोमिना नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होती। याद रखना है कि कपलिंग होगी तो स्प्लिटिंग होगी, जैसे मैंने यहाँ पे स्पिन स्प्लिटिंग के अंदर बताया था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये दूसरा जो केस है उसके अंदर भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास फ्री रोटेशन है। यानी अगर
कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और उसके साथ वाले कार्बन बॉन्ड के साथ उसकी फ्री रोटेशन है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, फ्री रोटेशन की वजह से आपकी जो स्प्लिटिंग है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं प्रोटॉन। लेकिन हमारे पास जब अल्कीन की आप बात कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से उसके जो दोनों हाइड्रोजन है उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट शो होते हैं, एज ए रिजल्ट वो कपलिंग शो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं J3 कपलिंग, जिसको हमने पहले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ बताया था मैंने आपको कि अगर 3 प्रोटॉन होंगे तो हमारे पास 4 सिग्नल्स कैसे आएंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर। अगर आप देखें तो J3 कपलिंग के अंदर हमारे पास जो है वो जिसे विसिनल कपलिंग कहते हैं। विसिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं जिनके दरमियान कपलिंग का फिनोमिना हो रहा होता है। मोस्टली ये हमारे पास हाइड्रोजन दो के दरमियान ही हो रही होती है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, वही चीज़ आ गई हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये हमारे पास ये है, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो आपस में कपलिंग जो है वो शो करेंगे। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की एक दफ़ा डायरेक्शन जब इसको अगर आपने स्टडी करना है, प्रोटॉन को, इस वाले को, इसको, ठीक है, इसका आपने सिग्नल देखना है और एक दफ़ा इसका देखना है। पहले हम इसका देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ थी और एच की भी यूँ ही है। एज ए रिजल्ट ये क्या कर रहा है, इसको डी शील्ड कर रहा है। तो हमारे पास ये कहाँ पे सिग्नल देगा, डी शील्ड करने की वजह से हमारे पास जो सिग्नल है वो आएगा डाउन फील्ड। ठीक है, लेट्स सपोज आना यहाँ चाहिए था, यहाँ जहाँ मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ यहाँ आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या आएगा हमारे पास, डाउन फील्ड आ जाएगा। दूसरी तरफ ये हमारे पास H1 जब उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, अगर हम ये वाला H जो है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है अगर वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चला जाए, तो हमारे पास वो शील्ड करेगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक सिग्नल। तो हमारे पास क्या हुआ, एक सिग्नल आने की बजाय दो सिग्नल्स आते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप इस प्रोटॉन को कंसीडर करो तो ये H1 एक दफ़ा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, एक दफ़ा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो ये भी दो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। दो सिग्नल जिसके होंगे, दो सिग्नल जिसके होंगे, तो इसी तरह हमारे पास ये चार टोटल, हमारे पास दो सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए हैं जो दोनों से स्प्लिट करके आई हैं। टू डबलेट्स आई हैं। ठीक है, क्या आई हैं, टू डबलेट्स आई हैं, एच ए की और एक एच बी की। तो ये हमारे पास कहलाती है विसिनल कपलिंग। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट। अब कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास यानी विसिनल कपलिंग के कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, यानी विसिनल कपलिंग कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी। ऑब्वियसली कपलिंग विसिनल कपलिंग ज़्यादा होगी तो जे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर विसिनल कपलिंग कम होगी तो जे की वैल्यू 30 होगी। तो हमारे पास ये के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है डाईहेड्रल एंगल के ऊपर। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एच लेट्स सपोज अटैच है और एक ये एच अटैच है ये कार्बन के साथ। तो अगर दोनों के दरमियान, दोनों सी एच इनके दरमियान जो हमारे पास डाईहेड्रल एंगल है उनके दरमियान जो वो है ज़ीरो, तो मैक्सिमम ओवरलैप होने के चांसेस है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका ओवरलैप जो है मैक्सिमम होगा। आपने ऑर्बिटल का ओवरलैप आपने याद रखना है कि हमारे पास जब ये सिग्मा बॉन्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से हमारे पास स्पिन की जो इंफॉर्मेशन यू कैन से ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप है, एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इफेक्ट भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम ओवरलैप की वजह से जे की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर यूँ हो लाइक हमारे पास एक सी का एच यहाँ पे हो और दूसरा सी का जो एच है वो हमारे पास क्या हो इधर को, ठीक है, एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा इस केस के अंदर लिटल और नोर ओवरलैप होगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री क्योंकि आ रही है, तो हमारे पास जो है वो मिनिमम ओवरलैप की वजह से आपके जे की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। लेकिन 180 डिग्री के केस में भी हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैप के चांसेस होते हैं। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जे की वैल्यू हाईएस्ट होती है, यानी 0 और 180 डिग्री के ऊपर आपके पास जो है वो वैल्यू ज़्यादा होती है जे की एज़ कम्पेयर टू 90 डिग्री एंगल, जहाँ पे 0 आंसर आता है आपके, यानी स्प्लिटिंग होती ही नहीं है, कपलिंग के चांसेस ही नहीं होते। इसको हमने देखा था कार्पलेस रिलेशनशिप में, जिसके अंदर कार्पलेस रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप डाईहेड्रल एंगल की वैल्यूज़ को जो है वो देख के आप जो है वो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। ए की जगह आपने 7 पुट करना होता है, बी की जगह -1 और सी की जगह 5। अब यहाँ पे इन्हें पता चला कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही होती है कपलिंग कांस्टेंट की, यानी 0 वैल्यू आ रही होती है 90 डिग्रीज पे, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है या 0 पे और 180 पे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ना, ये एक्चुअली क्या शो कर रहा होता है,
ये हमने सिर्फ बयान कर दिया, ये जो ब्लैक लाइन हमने ये जो बताई है, ये हमने जो है वो डिस्क्राइब कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डाईहेड्रल एंगल। हमने अदर फैक्टर्स नहीं देखे, लेकिन क्योंकि अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं तो इस वजह से इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही होती है। लाइक अगर आप देखें 20 आपका डाईहेड्रल एंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम चांसेस ये हैं कि उसके 7.8 समथिंग आए। और अगर दूसरे हमारे पास मतलब डिफरेंट फैक्टर्स भी तो इफेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास इस 20 केस में 7.8 से लेके 10 पॉइंट यू कैन से 11.2 तक जो है इसकी वैल्यूज जा सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स एज वेल। लेकिन इससे जो है वो बाहर या जो कम, बहुत कम जो है वो नहीं हो सकती। मेन आपका जो डिपेंडिंग फैक्टर है वो हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है डाईहेड्रल एंगल। यानी अगर आपको डाईहेड्रल एंगल की वैल्यू दी हो तो आप इस कार्पलेस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कब होगी, कितनी होगी। अब यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल है 180, यानी हमारे पास एच ए और एच बी के दरमियान अगर आप एंगल देखो तो ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट नेचर पे साइड पे है, तो 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैप है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्पिन की डायरेक्शन दूसरे की स्पिन की डायरेक्शन को मैक्सिमम अफेक्ट कर सकती है। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक की स्पिन की डायरेक्शन की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे को मैक्सिमम जो है वो इफेक्ट करेगा, यानी कपलिंग की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह इसकी जो केस में 10 to 14 हर्ट्स यानी अच्छी खासी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। लेकिन इस दूसरी तरफ अगर आप 60 एंगल पे रख लो तो 60 डिग्री सेल्सियस के एंगल पे रखने की वजह से हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, हमारे पास एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को इतने अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। कपलिंग कम होगी तो हमारे पास जे की वैल्यू 2 से 6 तक चली जाएगी, यानी 10 to 14 की बजाय 2 से 6 हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर एच ए और एच बी, ये भी हमारे पास क्या है 60 डिग्री के एंगल पे, और इसमें भी ऑलमोस्ट 2 से 6 यानी 2 से 5 है। इसी तरह नीचे 3 मेंबर रिंग के लिए दिखाया हुआ है कि सिस के केस में हमारे पास जे की वैल्यू ज़्यादा होती है, ट्रांस के केस में कम होती है। अब वन एच ए एंड एच बी, ठीक है, इसके अंदर डाईहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैप। एच ए एंड एच बी 180 डिग्री 120 डिग्री इसका एंगल वो है, ठीक है, ट्रांस के केस में। एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 to 9 है, यानी हमारे पास इससे कम है। इसी तरह एच ए और एच बी इसके अंदर 4 to 5 है, लेकिन एच ए और एच बी इस केस के अंदर हमारे पास ट्रांस टू ईच अदर है तो वो 2 से 4 है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे पास डाईहेड्रल एंगल, हमारे पास डिफरेंट प्रोटॉन्स जो आपस में कपल कर रहे होते हैं उनके डाईहेड्रल एंगल की बुनियाद पे उनके जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो डिफरेंट होती है। जितना हमारे पास ओवरलैपिंग ज़्यादा होने के चांसेस है 180 डिग्री, और हमारे पास 0 डिग्री पे मैक्सिमम ओवरलैप होने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम वो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं और उनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके अलावा 3 बॉन्ड कपलिंग को अदर फैक्टर्स जो हैं वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिनको हम डिटेल से नहीं देखेंगे। डाईहेड्रल एंगल के अलावा बॉन्ड लेंथ जो मतलब कम होगी, प्रोटॉन एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, कपलिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये वैलेंस एंगल है, ये वैलेंस एंगल जितना छोटा होगा हमारे पास ए जो है वो करीब होता जाएगा, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो किस तरह हमारे पास इफेक्ट करता है, तो ये भी जो है वो कपलिंग को जो है इफेक्ट कर रहा होता है। यानी इसके ऊपर एज की नेचर डिफरेंट होगी, इस एज की नेचर डिफरेंट होगी, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कपलिंग के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये है हमारे पास लॉन्ग रेंज कपलिंग। पहले हमने जो कपलिंग्स देखी थी वो 1 2 3 इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स से सेपरेट स्पिन एक्टिव एटम्स जमा हुए हुए थे, न्यूक्लियाई हुए हुए थे। लॉन्ग रेंज में हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा जो है वो सेपरेशन होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं, 4 या उससे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये वैसे ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये स्पेशल टाइप के कुछ सिस्टम्स हैं जिनके अंदर देखी जाती है, जैसे अलीलिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम या रिजिड बाईसाइक्लिक सिस्टम। वैसे ही प्रोपर गाइलिक सिस्टम के अंदर देखी जाती है। वैसे अगर हम देखें कि एक लॉन्ग ऐसे चेन है तो उसके अंदर ऐसा केस नहीं होता। लाइक हमारे पास सिर्फ हमारे कोवलेंट बॉन्ड से जो एटम्स अटैच है उनके अंदर ऐसी कपलिंग के चांसेस नहीं होते। लेकिन हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग्स हैं, अलीलिक सिस्टम, इनके अंदर होता है। और इसकी रीज़न क्या होती है एक्चुअली, पहले हमने देखा ऑर्बिटल का ओवरलैप, ठीक है, यानी वहाँ वो हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्पिन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, यू कैन से।
अब और इसके साथ साथ हमारे पास एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को इफेक्ट करता है और दरमियान में आपका वो ऑर्बिटल ओवरलैप भी आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना अलीलिक सिस्टम की, इसके अंदर होते हैं पाई बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स के अंदर पाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ होता है। इस ओवरलैप की वजह से स्पिन की जो इन्फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंचाना आसान हो जाता है। इस वजह से कपलिंग के चांसेस हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें ये किस तरह लॉन्ग रेंज कपलिंग है, तो एच ए और आप देख लें एच डी को, ठीक है। अब एच ए और एच डी के दरमियान कितने बॉन्ड्स का डिफरेंस है, 1 2 3 एंड 4, लाइक 4 बॉन्ड्स का डिफरेंस है। एंड दिस 4 बॉन्ड डिस्टेंस इसको J4 कपलिंग भी कहा जाता है। और ये जो J4 कपलिंग है ये हमारे पास एक्चुअली है अलीलिक सिस्टम, ठीक है। अब ये J4 कपलिंग की वैल्यू बहुत ही थोड़ी है, 0 से 3 हर्ट्ज, लाइक आप देख रहे थे पीछे 12 आ रही थी, 14 आ रही थी, 9 आ रही थी, लेकिन इस केस में बहुत ही कम वैल्यू होती है, लेकिन होती ज़रूर है, यानी स्प्लिटिंग ज़रूर होगी, यानी एच ए की एच डी की वजह से भी स्प्लिटिंग हो रही होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये J4 शो किया हुआ है और बताया हुआ है कि क्यों हमारे पास इसके अंदर ऐसा होता है। एक्चुअली इसका जो ऑर्बिटल है, यानी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप कर लेता है पाई सिस्टम के साथ। एज ए रिजल्ट स्पिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, यानी हमारे पास यहाँ से स्पिन इन्फॉर्मेशन एज तक उसको इफेक्ट कर सकती है। एज ए रिजल्ट दोनों कपलिंग का फिनोमिना शो करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब ये सी एच बॉन्ड पैरेलल होगा पाई बॉन्ड के, एज ए रिजल्ट कपलिंग मैक्सिमम होगी, J4 की वैल्यू हाई होगी। लेकिन अगर यूं हो कि आपका जो एच है वो ऑर्थोगोनल हो, यानी सी एच बॉन्ड जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल उसका ऑर्थोगोनल हो पाई ऑर्बिटल के, यानी पाई ऑर्बिटल की डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इस केस में आपकी जो ओवरलैपिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती, आपकी स्पीड इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से नहीं जा पाती। एज ए रिजल्ट J4 की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। तो याद रखना है कि जब हमारे पास जो है वो आपके सी एच सिग्मा बॉन्ड की ऑर्बिटल की डायरेक्शन सेम हो या पैरेलल हो टू पाई ऑर्बिटल, तो एज ए रिजल्ट आपके J4 कपलिंग का फिनोमिना जो वो अच्छा खासा वाज़े शो होता है, अदरवाइज वो इतना नोमिनेट नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास होता है होमोलिलिक सिस्टम। होमोलिलिक सिस्टम कैसा होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास होती है J5 कपलिंग। J5 कपलिंग जैसे ये है हमारे पास CH3 और एक ये CH3 है। अब इसका CH3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसके कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा होता है ड्यू टू दीज इंटरवेनिंग पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन पाई ऑर्बिटल्स की वजह से कर रहा होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और इनकी डायरेक्शन सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से हमारे पास ओवरलैप मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं, और ये हमारे पास कहलाती है होमोलिलिक कपलिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एज की डायरेक्शन डिफरेंट हो, एज ए रिजल्ट हमारे पास वो पैरेलल नहीं हो पाता, तो उसकी डायरेक्शन उसकी जो स्प्लिटिंग है वो नहीं होती, ऑलमोस्ट वो सिंगल ही पीक शो कर रहा होता है, और उसके अंदर स्प्लिटिंग नहीं होती क्योंकि इसकी J5 की जो वैल्यू है वो 0 हर्ट्ज ऑलमोस्ट होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर भी वही आ जाता है कि हमारे पास जो J5 कपलिंग आ रही है ड्यू टू इंटरवेनिंग पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है, हमारे पास p ऑर्बिटल्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हमारे पास अदर एग्जांपल्स है, इसमें आप जस्ट देख लें कि हमारे पास CH3 हमारे पास एक दूसरे के सिस पे है, 1.2 आ रहा है, इसका कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे के कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कपल कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये J4 कपलिंग दिखाई हुई है, J5 कपलिंग दिखाई हुई है, और ये हमारे पास J5 है, जिसके दरमियान हमारे पास क्या 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स है। ये एक्चुअली अलीन है। अलीन के अंदर भी क्या होता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड होता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड होता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड होता है, p ऑर्बिटल होता है, और ये भी आ गया CH वाला। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, एज रिजल्ट स्पिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। तो इस वजह से इसके दरमियान कपलिंग के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। इसकी 3 हर्ट्ज वैल्यू है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रोपलगाइलिक सिस्टम और होमोप्रोपलगाइलिक सिस्टम, यानी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ वह जो है वो कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ये वाला हाइड्रोजन है। तो इनके दरमियान जो कपलिंग हो रही है, एक इसके दरमियान और इसके दरमियान, और इसकी रीज़न भी यही है कि हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, यहाँ पे ये सीन नहीं होता कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन की डायरेक्शन की बात नहीं, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है। और हमेशा क्या हो रहा है कि क्योंकि ये दो इसके पास होते हैं p ऑर्बिटल, तो ये जो पाई बॉन्ड्स की वजह से जो होते हैं अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एक इस डायरेक्शन में भी है, ये दूसरी डायरेक्शन में भी है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है आपका
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना होता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो सी एच बॉन्ड है इस ऑर्बिटल के साथ पार्शली ओवरलैप किया होता है, तो इस वजह से स्पिन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मतलब पास करना बहुत ही आसान हो जाता है, और हमारे पास कपलिंग का फिनोमेना अच्छा खासा होता है। 2 to 4 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये है ट्रिपल बॉन्ड मिड में, ये इंटरनल अल्काइंस के लिए अल्काइन है, ठीक है। और इधर भी CH2 है, यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है एक दूसरे में कपल कर सकते हैं। इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था होमोप्रोपेगैलिक कपलिंग। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इस केस के अंदर मोस्टली कौन कौन से देखे जाते हैं, एरोमेटिक, ठीक है, और हमारे पास एलिलिक प्रोपेगैलिक, और हमारे पास जो है वो बाईसाइक्लिक जो है वो सिस्टम। एरोमेटिक को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। इसके अंदर हमने एलिलिक सिस्टम देखा और प्रोपेगैलिक सिस्टम देखा। अब कुछ ना, ये हमारे पास सारे ऐसे थे दोनों, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इसके अंदर पाई बॉन्ड्स का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ना कुछ सिग्मा बॉन्ड्स भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर कपलिंग हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, उनकी रिजिड सा इनका स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह उनका स्ट्रक्चर होता है कि वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट उनके जो CH बॉन्ड के जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से उनके इंट्रैक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और इस रिजिड बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास क्या होता है, आपस में कपलिंग हो जाती है। ये हमारे पास मोस्टली कहलाती है W कपलिंग, यानी कुछ यू इस तरह करके इसका जो है वो फॉर्म बन जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो CH का ऑर्बिटल है और ये CH ऑर्बिटल, ये CH ऑर्बिटल, ये एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप के चांसेस होते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास स्पिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है वो आसान हो जाता है। तो हम वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कपल कर लेते हैं, यानी HA और HB इनके आपस में कपलिंग के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक W कपलिंग के चांसेस हैं, ये W फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एज जो है वो इसके स्पिन को जो है इफेक्ट करेगा, यानी हमारे पास स्प्लिटिंग होगी। इसी तरह हमारे पास ये भी W फॉर्म में है, और रिजिड बाईसाइक्लिक सिस्टम है, इसमें भी होगी कपलिंग। 7 हर्ट्ज है इधर। और इसी तरह हमारे पास अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो ये भी W फॉर्म में है, और हमारे पास यहाँ पे भी रिजिड ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे भी कपलिंग के चांसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिफरेंट टाइप्स की जो कपलिंग और पॉसिबल कपलिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।